हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वागत है अपने रीजनिंग क्लास में। इसमें आप सभी को 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न लिया गया। तो आप लोग सभी प्रश्नों को हल करते चलना है। कमेंट राइट आंसर आप लोग कमेंट में करते चलना है, ठीक है। और जो ना समझ में आए, मैं हर एक प्रश्न का 5 to 7 सेकेंड में सभी प्रश्नों का यहाँ पे आंसर समझाने की कोशिश करूँगा। आप लोग समझते चलना। देखो, पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि ईंटें, घर और पुल में हमें कौन सा आरेख का चयन करना होगा ताकि इन तीनों का ना एक साथ सही संबंध बता सके। हमें वे आरेख का चयन करना है। जैसे देखो, अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे ईंटे के लिए एक गोला बनाता हूँ। सबसे पहले ये बड़ा वाला गोला है जो किसके लिए है, तो ईंटे के लिए, ठीक है। ईंटे के लिए ये बड़ा गोला है। अब मैं ईंटे से, देखो समझना, अब घर की बात करें ना, तो घर जो है वह ईंटे से ही नहीं बनता है। यानी कुछ भाग जो होता है वह ईंटे से बनता है, यानी इसका कुछ भाग क्या होगा, ईंटे से। अगर हम पुल की बात करें ना, तो पुल जो होता है ना वह पूर्ण रूप से ईंटे से नहीं बनता, यानी कुछ भाग जो होता है ना वह ईंटे से बनता है। यानी ईंटा का कुछ भाग पुल से भी बनता है। और यहाँ पे क्या होगा, घर, तो घर की बात करें तो कुछ भाग ईंटा से बनता है। यानी ईंटा का जो होगा ना, दोनों में कुछ कुछ उपयोग होगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो बी में दे रखा है, आरेख बी जो है आपका राइट आंसर होगा, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे। देखो, 2 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। कह रहा है विषम शब्द की पहचान करें। यहाँ पे आप सभी को दे रखा है 4 ऑप्शन: बैंकिंग कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और मेमोरी कार्ड। अब आप लोग को इन चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन आप सभी को बताना है। तो देखो, ऑप्शन देखने से ही पता चल रहा है कि बैंकिंग कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, ये तीनों का तीनों कार्ड आप लोग किस उपयोग में करते हो, लेन देन में उपयोग करते हो, यानी बैंक से संबंधित है। लेकिन जब आप मेमोरी कार्ड की बात करते हो, तो मेमोरी कार्ड जो है वह किससे संबंधित है भाई, तो यह मेमोरी कार्ड जो होता है वह फ़ोन में यूज किया जाता है, समझ रहे हो ना। कंप्यूटर में यूज किया जाता है, लैपटॉप में यूज किया जाता है। यानी सबसे अलग कौन सा दिख रहा है आप सभी को, तो मेमोरी कार्ड, जो कि इन तीनों से सबसे अलग है। और वही पूछा है कि विषम बताना है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। और अंत में कमेंट करके जरूर बताना कि कितना आप लोग सही किए हो। 3 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। कह रहा है विषम संख्या की पहचान करें। इस बार हमें देखो 4 यहाँ पे विषम संख्या दे रखा है। अब इनमें सबसे अलग संख्या जो है वे हमें पता करना है। अब देखो, जब भी ऐसा संख्या दिखे ना, तो पहले देखना, या तो किसी का स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, किसी का क्यूब दिख रहा है, किसी का भी क्यूब नहीं दिख रहा है। अब हमें यहाँ पे समझना है कि क्या इसमें कोई भाज्य और अभाज्य दिख रहा है। बोलोगे जी, अगर हम 53 की बात करें तो यह क्या है, अभाज्य है। क्या है, 53 अभाज्य है। अगर 73 की बात करें तो ये भी अभाज्य है। अगर हम 23 की बात करें ये भी अभाज्य है। लेकिन हम 33 की बात करें ना, तो ये क्या है, भाज्य है। यानी 33 जो है 11 से पूर्ण रूप से कट जाएगा। यानी सबसे अलग ऑप्शन दिखा तो ऑप्शन नंबर डी, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल राइट आंसर। समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। देखो, 4 नंबर का प्रश्न समझना। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में असंगत अक्षर की पहचान करें। असंगत अक्षर, जहाँ पे इस बार अल्फा वर्ड दे रखा है। अब अल्फा वर्ड में हमें सबसे अलग अल्फा वर्ड को पता करना है कि सबसे विषम कौन है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आप सभी को दिखे ना, तो आप लोग क्या करना, सिंपल तरीका से यहाँ आप लोग इस तरह से समझना कि अगर यहाँ पे हम अल्फा वर्ड पोजीशन लिखने की कोशिश करते हैं तो क्या इसका आंसर आ रहा है। अब अल्फा वर्ड पोजीशन लिख के हमें रिलेशन बनाना होता है। अब देखो, जब भी ऐसा प्रश्न दिखे ना, तो ऐसे प्रश्नों को हल करते समय एक बात की बात ख्याल और रखना कि पहले अल्फाबेट पोजीशन लिखने से पहले इसमें क्या करना, वोवेल कॉन्सोनेंट में देखना। अगर हम बात करें इसमें वोवेल कौन है, तो ए, इसमें एक वोवेल दिखा, इसमें तो ई दिखा, फिर इसमें तो दिखा तो ए ई आई ओ यू होता है, तो देखो यू भी इसमें वोवेल है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी में, तो इसमें कहीं वोवेल दिखा, तो इसमें देखो वोवेल कहीं नहीं दिखा, यानी इसमें वोवेल है ही नहीं, वोवेल है ही नहीं। यानी सबसे अलग ऑप्शन दिखा तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, ठीक है। समझ पा रहे हो। तो सबसे पहले आप लोग क्या देखना, वोवेल कॉन्सोनेंट। अगर वोवेल कॉन्सोनेंट से यहाँ पे अंतर ना दिखे ना, तब जाके आप लोग क्या करना, इसका अल्फाबेट पोजीशन लिख के फिर उसके बाद रिलेशन बनाना, ठीक है। लेकिन पहले यहाँ पे वोवेल कॉन्सोनेंट जरूर देखना। देखो, अगला प्रश्न आप लोग समझना है यहाँ पे क्या कर रहा है, 5 नंबर का प्रश्न।
कह रहा है शब्दों का सही संबंध बताएं। हमें बताना है कि पीडियाट्रिशियन, समझना, पीडियाट्रिशियन का संबंध जिस प्रकार बच्चे से है तो डर्मेटोलॉजिस्ट का संबंध किससे होगा। समझना, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि पीडियाट्रिशियन जो है ना वह बच्चे को संबंध किस तरह से है, तो बच्चे का चिकित्सक, जिसे जैसे यहाँ पे क्या कहते हैं ना, जैसे छोटा बच्चा है, समझ लो, छोटा बच्चा, उसी को क्या कहते हैं ना, तो उसके चिकित्सक से संबंधित जो होता है ना उसे हम क्या कहते हैं, पीडियाट्रिशियन कहते हैं। अब डर्मेटोलॉजिस्ट जो होता है वह किससे संबंधित होता है, अस्थियों से नहीं, पौधों से नहीं, पैरों से नहीं, त्वचा से, स्किन से, यानी त्वचा के चिकित्सा से जो संबंध होगा ना उसे हम डर्मेटोलॉजिस्ट कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी कहेंगे। समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे, और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, जो न्यू हो ना चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, ताकि प्रतिदिन का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, समझना यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न क्या करा है, करा है दिए गए श्रृंखला को पूर्ण करें। यह जो प्रश्न है ना सीरीज वाले हैं, और वो भी सीरीज अल्फाबेट के हैं। अब बताना है कि इस वाट के जगह पे जो होगा आखिर क्या होगा। अब कैसे पता हम करेंगे, सिंपल तरीका से हमें क्या करना है, सभी का अल्फाबेट पोजीशन लिख लेना है। जैसे के का अल्फाबेट पोजीशन 11 होता है, एन का 14 होता है, जी का 7 होता है, जे का 10 होता है, एस का 19 होता है, और के का 11 होता है, एच का 8 होता है, एक्स का 24 होता है, ओ का 15 होता है, ई का 5 होता है, सी का 3 होता है, और एस का 19 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 3 अल्फ़ाबेट को पता करना है। अब 3 अल्फ़ाबेट को हम पता करेंगे तो हमें यहाँ पे रिलेशन बनाना पड़ेगा कुछ इस तरह से। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि जैसे अगर हम के से जे पे चलते हैं, तो देखो यहाँ पे हमें इस तरह से समझना है, कहाँ जा रहे हैं, के से हम जे पे जा रहे हैं, यानी 11 से 10 पे जा रहे हैं, माइनस का 1 किए। फिर देखो हम जे से कहाँ पे जा रहे हैं, एच पे, यानी हमें क्या कर रहे हैं, 10 से 8 पे जा रहे हैं, माइनस का 2 किए। अब देखो एच से ई पे जा रहे हैं, यानी 8 से 5 पे, माइनस का 3। अब ई से यहाँ पे राइट आंसर पे पता करेंगे, दूसरे पहले पे तो क्या करेंगे, माइनस का 4 करेंगे, -1 -2 -3 -4, यानी ई में माइनस का 4 करेंगे, यानी 5 में 4 घटाएंगे 1, और 1 जो होता है ए का, यानी ए होगा। अब देखो ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी गलत। अब बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अब हमें यहाँ पे दूसरे से दूसरा अल्फाबेट पता चलेगा, यानी एन से कहाँ पे जाएंगे, एस पे, एन का 14, एस का 19, यानी प्लस का 5 हो रहा है। फिर एस से कहाँ पे जा रहा है, एक्स पे, यानी 24 पे, 19 से 24 पे जा रहा है, प्लस का 5 हो रहा है। फिर देखो यहाँ पे एक्स से सी पे जा रहा है, यानी 3 पे, अब 24 पे 3 पे जा रहा है, देखो एक्स हुआ, वाई हुआ, जेड हुआ। अब जेड के बाद पुनः ए बी सी डी से स्टार्ट हो जाएगा, ए बी सी। अब देखो कहाँ पे जा रहा है, एक्स से कहाँ पे जा रहा है, सी पे, यानी यहाँ से 1 2 3 4 5, यानी यहाँ भी प्लस का 5 हो रहा है। अब सी से अगले पद पता करेंगे तो प्लस का 5, सी का 3, 3 में 5 जोड़ेंगे 8, 8 जो होता है एच का। अब एच देखो कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए गलत, ए एच, यानी ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ से है आपका राइट आंसर है। समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न समझना क्या है, कह रहा है दिए गए श्रृंखला को पूर्ण करें। हमें बताना है कि इस भाट के जगह पे जो होगा आखिर क्या होगा। और जब भी समझना हमारी बातों को, जब भी सीरीज वाले प्रश्न आ जाए ना, और वो भी देखो संख्या का, तो सबसे पहला रूल आप सभी को ये है कि ये देखना कि इसका ऑर्डर किस तरह है। अगर हम इसकी ऑर्डर की बात करें ना, तो बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। जब ऐसा सीरीज आप सभी को एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो सिंपल तरीका से आप लोग ये रूल फॉलो करना कि एक स्टेप छोड़ के दूसरे पे, और दूसरे से एक स्टेप छोड़ के अगला दूसरे पे जाना है। जैसे एक एक छोड़ के ये रूल को फॉलो करोगे, जब कोई बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, इस तरह का सीरीज चल रहा है तब। ठीक है, अब हमें यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर 14 से 16 पे जाते हैं तो प्लस का 2, 16 से 18 पे जाते हैं प्लस का 2। ठीक है, अब यहाँ पे उसी तरह यहाँ पे समझना कि अगर हम 3 से यहाँ पे राइट आंसर पता करेंगे, फिर यहाँ से हमें -1 पे जाएंगे, और 1 से हमें कहाँ पे जाएंगे, तो 3 पे जाएंगे। समझ पा रहे हो। अब देखो अगर हम 3 से यहाँ पे राइट आंसर जब पता करना चाहते हैं, तो इसके लिए पहले हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि -1 से अगर -3 हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ। अगर -1 से -3 हुआ तो माइनस का 2 इसमें क्या किया, तो जोड़ दिया, यानी -1 और -2 बराबर -3 हुआ। अब उसी प्रकार अगर 3 में हम -2 करते हैं, तो 3 में -2 करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा।
1 प्राप्त होगा ना। और 1 में अगर माइनस का 2 करते हैं तो देखो प्लस का 1 है, ठीक है, और माइनस का 2 है। अब प्लस का 1 में माइनस का 2 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, और यहाँ पे देखो माइनस का 1 है ना। यानी यह सीरीज बिल्कुल सही चल रहा है। इसका मतलब इस वाट के जगह पे हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 में है आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो देखो क्या करा है एक निश्चित कूट भाषा में WRITER राइटर को इतना लिखा जाता है, तो अपलोड को कैसे लिखा जाएगा। यह प्रश्न जो है कोडिंग डिकोडिंग का है, ठीक है। अब कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न हल करते समय हम सिंपल सा बात ये रखते हैं कि यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे राइटर क्या है, W है, R है, I है, T है, E है और R है। अब इतना को क्या लिखा भाई, तो इतना को लिखा यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखता हूँ, इतना पे लिखा XQJS फिर F और Q है, ठीक है, इतना लिखा। अब इतना से इतना लिखा तो क्या लिखा, तो इसको पता करने के लिए इसका अल्फाबेट पोजीशन लिखेंगे। W का कितना होता है 23, R का 18, I का 9, T का 20, E का 5 फिर R का 18, ठीक है। X का 24 होता है, Q का 17 होता है, J का 10 होता है, S का 19 होता है, F का 6 होता है और Q का 17 होता है। अब हमें यहाँ पे देखना होगा कि देखो 23 से 24 पे गया तो प्लस का 1 हुआ, प्लस का 1 हुआ ना। फिर देखो 18 से यहाँ पे 18 से 17 पे गया, यानी R से Q पे गया तो माइनस का 1 किया। फिर I से J पे गया, यानी 9 से 10 पे प्लस का 1। फिर 20 से 19 हो गया माइनस का 1। फिर 5 से 6 प्लस का 1, 18 से 17 माइनस का 1। यानी क्या हो रहा है, तो प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1, ठीक है। अब उसी प्रकार इतना का हमें पता करना है, तो सिंपल तरीका से आप लोग यहाँ पे क्या करो, इसका अल्फाबेट पोजीशन लिख लो। देखो U का 21 होता है। अब 21 में हम क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे। अब 21 में एक जोड़ेंगे तो 22, और 22 नंबर पे भी होता है, ठीक है। फिर देखो P की अल्फाबेट पोजीशन 16 होता है, 16 में एक घटा देंगे 15, और 15 पे कौन होता है, O होता है। यानी ऑप्शन का A गलत, ठीक है। अब देखो ऑप्शन का C गलत, ठीक है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी गलत हो गया। अब देखो एल का कितना अल्फाबेट पोजीशन होता है 12। अब 12 में हम फिर एक जोड़ देंगे पुनः, तो 12 प्लस का 1 13, और 13 पे एम होता है। यानी ऑप्शन नंबर का बी गलत, ऑप्शन नंबर का डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखो ओ का 15 होता है, 15 में एक घटा दो 14, 14 पे एन, ए में एक जोड़ दो तो 2, 2 का बी होता है, और डी में एक घटा दो तो सी। यानी कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर डी जो हुआ आपका राइट आंसर हुआ, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट पे देखो। अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, तो 9 नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यदि एक निश्चित कूट भाषा में बेबी को इतना लिखा जाता है, तो ADOS को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप सभी को बताना है। अब हमें सोचना है इस तरह से कि अगर एक निश्चित कूट भाषा में इतना को 30 लिखा तो कैसे लिखा। यानी यहाँ पे क्या लिखा, तो यहाँ पे BA B/, अब इतना को क्या लिखा, तो इतना को 30 लिखा। अब 30 लिखा तो ये कैसे लिखा। अब इसको पता करने के लिए हमें सिंपल सा इसका सभी का अल्फाबेट पोजीशन लिख के पता करना पड़ेगा। जैसे B का 2 होता है, प्लस A का 1 होता है, प्लस B का 2 होता है, प्लस बाई का कितना होता है 25 होता है, बाई का 25। अब हमें सभी का क्या करना है, तो जोड़ के, अब जोड़ते हैं तो देखो क्या आता है 30 आता है। तो देखो 2 1 3 और 3 2 5, और 5 और 25 कितना आता है 30 आ रहा है। और यहाँ पे भी इसका कोड वर्ड 30 है। यानी सभी का अल्फाबेट पोजीशन को हम ऐड करना पड़ेगा। जैसे देखो ए का अल्फाबेट पोजीशन 1, प्लस का डी का अल्फाबेट पोजीशन 4, प्लस का ओ का अल्फाबेट पोजीशन 15, प्लस का एस का अल्फाबेट पोजीशन 19। अब सभी को जोड़ो, 4 1 5, और 5 और 15 कितना होगा 20, और 20 और 19 कितना होगा, तो 20 और 19 39, 39। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 39, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो यहाँ पे समझना 10 नंबर का प्रश्न क्या है। करा के दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर स्थित वर्णाक्षर ज्ञात करें। यानी हमें बताना है कि के का विपरीत फलक पे जो होगा ना वह क्या होगा। और यह पासा दे रखा है 2 गो, और ये 2 पासा बंद पासा है। अब हमारे बातों को समझना कि जब भी बंद पासा में हमें विपरीत फलक पता करने के लिए बोला जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम सिंपल तरीका से ये करते हैं कि पहले दोनों में कॉमन स्थितियां देखते हैं। जैसे देखो आई कॉमन स्थिति है, आई कॉमन स्थिति है,
H कॉमन स्थिति है, H कॉमन स्थिति, यानी दोनों का दोनों कॉमन है। अब हमारी बातों को समझना कि जब दो पासा में दो दो स्थिति कॉमन हो तो क्या होता है कि जो एक स्थिति कॉमन नहीं होता है ना, वह एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे इसमें देखो दो दो भाग तो कॉमन हो गया और एक भाग कॉमन नहीं हुआ, तो ये एक दोनों का विपरीत होगा, यानी एल का विपरीत के और के का विपरीत एल। हमसे पूछा जा रहा है के का विपरीत क्या होगा, तो के का विपरीत एल होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ रहे हो? तो चलिए नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना 12 नंबर का प्रश्न क्या है, 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है, इस वाट के जगह पे होगा तो क्या होगा। ठीक है, अब समझना हमारी बातों को यहाँ पे कुछ इस तरह से। अगर हम बात करें कि हमें 407 लाना है, 520 लाना है या फिर 756 लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखो यह प्रश्न दो तरीका से सोल्व हो सकता है। या तो फिर आप लोग इस तरह से चल सकते हो कि 7 और 8 से 9 लाना है, 4 2 से ये लाना है और इससे ये लाना है। या फिर आप लोग इस तरह से चल सकते हो कि 7 और 4 से ये लाना है। तो देखो एग्जाम में हर प्रश्न का कम समय में राइट आंसर लाने का तरीका होता है। अब ऐसे प्रश्नों को हल करने का तरीका ये होता है कि आप लोग छोटे छोटे संख्या में आपस में रिलेशन बना के बड़ा संख्या लाने की कोशिश करना, बिल्कुल ही कम समय में आंसर आ जाएगा। जैसे अगर हम 7 और 4 से 407 लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हमें सोचना पड़ेगा। अगर हमें 407 इतनी बड़ी संख्या लाना है तो हमें यहाँ पे स्क्वायर नहीं बल्कि क्यूब में खेलना पड़ेगा। जैसे 7 का क्यूब कितना होता है, तो 7 का क्यूब 343 होता है। और 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब कितना होता है भाई, तो यहाँ पे 64 होता है। क्या होता है, 64 होता है। अब सभी को जोड़ो, 4 और 3 7, और 6 4 10 की जीरो बाकी 1 और 3 1 बकाया 4, 407 आया। अब उसी प्रकार 8 का क्यूब करो और 2 का क्यूब करो। 8 का क्यूब 512 होता है और यहाँ पे 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। अब 512 प्लस का 8 करेंगे 520 आया। अब उसी प्रकार 9 का क्यूब है, 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। अब 729 में हम क्या यहाँ पे किसका क्यूब करके जोड़ें कि हमें यहाँ पे 756 आ जाए। अगर 1 का क्यूब करेंगे आएगा नहीं, 2 का क्यूब करेंगे आएगा नहीं। अगर हम 3 का क्यूब करके देखते हैं तो देखो 3 का क्यूब कितना होता है, 27। अब 27 जोड़ो, 9 7 16, 2 2 4 1 5 और 7, 756 आया। और यहाँ पे भी 756 है, यानी यहाँ पे 3 होगा और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे देखो। अगला प्रश्न आप लोग समझना और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और क्लास को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि दिनेश 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। यह प्रश्न डायरेक्शन का है, दिशा का। जैसे समझो, अगर हम बात करें ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है, इस तरफ का पूरब होता है और इस तरफ का पश्चिम होता है। अब पूछ रहा है कि दिनेश 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, यानी दिनेश यहाँ पे है। अब उत्तर की ओर गया यानी 4 किलोमीटर ऊपर की ओर गया। ठीक है, उत्तर की ओर कह रहा है। फिर 3 किलोमीटर पश्चिम, यानी 3 किलोमीटर कहाँ गया, पश्चिम आ गया। कह रहा है फिर 4 किलोमीटर दक्षिण, 4 किलोमीटर कहाँ पे आ गया, दक्षिण की तरफ आ गया, यहाँ पे आ गया। अब कह रहा है कि तो दिनेश शुरुआती स्थान से कितने दूरी पर है। शुरुआती कहाँ से किया था, यहाँ से किया था। पहुँच कहाँ है, यहाँ पे है, यानी यहाँ के बीच की दूरी बताना। अगर ये 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, ये 3 है तो ये भी 3, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे, यहाँ पे समझना 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कितने गुलाबी ना तो हरे और ना ही पीले हैं। हमें बताना है कितने गुलाबी ऐसे हैं जो तो ना तो हरे हैं और ना ही पीले। सबसे पहले हमें गुलाबी को खोजना पड़ेगा। गुलाबी देखो पिंक, यहाँ पे कहाँ, ये क्या है, तो ये आयत है। आयत हमें यहाँ पे मिल गया। अब कह रहा है ना एग्जामिनर कि कितने गुलाबी, यानी आयत का कितने भाग जो है वह ना तो हरे, यानी ना तो यहाँ पे वृत्त वाले हैं और ना ही पीले, यानी ना ही त्रिभुज वाले हैं। तो 1 1 यहाँ पे 10 दिख रहा है, यानी 10, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न समझना। कह रहा है मोनिका एक कक्षा में ऊपर से 37वें नीचे से 20वें स्थान पे है, तो कक्षा में कितने छात्र हैं। हमें समझना होगा कि क्या कर रहा है कि मोनिका एक कक्षा में
उसका ऊपर से रैंक कितना है 37वें, नीचे से 20वें है, तो टोटल स्टूडेंट ओवरऑल कितने स्टूडेंट है क्लास में ये पता करना है। अब देखो इसका फॉर्मूला होता है सिंपल तरीका कि टोटल स्टूडेंट बराबर अप यानी ऊपर से प्लस का डाउन नीचे से और माइनस का 1। ठीक है, अब देखो क्या क्या दे रखा है, तो ऊपर से 37वें हैं प्लस का, नीचे से 20वें हैं माइनस का 1। अब 37 प्लस का 20 करेंगे तो कितना आएगा, तो 37 प्लस का 20 आएगा 57, 57 में एक घटा देंगे हमें 56 प्राप्त होगा 56। बोले तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो चले नेक्स्ट पे देखो 15 नंबर का प्रश्न समझना कर रहा है 5 मित्र पी बी सी जी और एच एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। देखो यह सीटिंग अरेंजमेंट का है, और सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न ऐसा होता है कि हर विद्यार्थी का कंफ्यूज करता है, लेकिन आज के बाद कंफ्यूज नहीं होना है। कह रहा है 5 मित्र हैं, 1 मित्र 2 मित्र 3 मित्र 4 मित्र 5 मित्र। और सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न हल करते समय एक बात को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि दाएं और बाएं, इस तरफ को हम लोग दाएं कहते हैं और इस तरफ को हम लोग बाएं कहते हैं। ठीक है, इतना बात समझ रहे हो। अब बिल्कुल ही आसान हो जाएगा यह प्रश्न को हल करने में। जैसे देखो यहाँ पे क्या कर रहा है समझना, कर रहा है एच जो है सी के दाईं ओर बैठा है। एच जो है सी का, अगर सी को मैं यहाँ पे बिठाता हूँ, अब कर रहा है सी के दाईं ओर कौन है, एच। अब दाईं किधर बोले भाई, तो दाईं इधर बोले। अब दाईं ओर इधर है, तो क्या कर रहा है सी जो है, एच जो है सी के दाईं ओर, यानी सी के दाईं ओर कौन आ गया, एच आ गया यहाँ पे। ठीक है, कर रहा है बी जो है एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। बी जो है ना एच के बाईं ओर, एच कहाँ पे है, एच यहाँ पे, और एच के बाईं ओर कहाँ होगा, इधर होगा इस तरफ। और एच के बाएं तीसरे स्थान पे, पहला स्थान दूसरा स्थान तीसरा स्थान, यानी तीसरा स्थान पे कौन आ गया, तो बी आ गया, और बी यहाँ पे आ गया। ठीक है, समझ पा रहे हो। आगे कह रहा है पी जो है सी का निकट पड़ोसी नहीं है। पी जो है ना सी का निकट पड़ोसी, यानी यहाँ पे पी नहीं होगा, तो पी कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, क्योंकि सी का पड़ोसी तो नहीं बोल रहा है, यानी यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं है। अब कह रहा है कि जी के ठीक बाईं दाईं ओर कौन बैठेगा। अब एक व्यक्ति बचा है जी, तो जी का स्थान यहाँ पे होगा। अब जी के ठीक दाईं ओर बोले तो इस तरफ, और इस तरफ यहाँ पे कौन बैठा है, ठीक दाईं ओर यानी बगल में, तो सी बैठा है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे देखो। यहाँ पे समझना आप लोग क्या पूछा जा रहा है, 16 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यदि x का भाग निरूपित करता है, y जोड़ करता है, z घटाव का प्रतिनिधित्व करता है, और क्या कर रहा है a जो है गुना का करता है, तो इतना का मान क्या होगा। सिंपल तरीका से हमें समझने वाली बात ये है कि जैसे जैसे कर रहा है, जैसे यहाँ पे 8 है, देखो क्या कर रहा है x जो है भाग का निरूपित करता है 8 होगा। a क्या है भाई, तो a गुना का निरूपित करता है। फिर देखो क्या है बाई, बाई कहाँ है, बाई जोड़ का निरूपित करता है। और फिर क्या है जेड, जेड जो है घटाव को निरूपित करता है। अब इसका मान बताना है। क्या करोगे, सिंपल तरीका से यहाँ पे हल करना है बोर्ड मास का प्रयोग करके। पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ अंत में घटाव। अगर हम 8 में 8 से भाग देते हैं, इस तरह से समझना, अगर हम 8 में 8 से भाग देते हैं तो हमें 1 प्राप्त होगा। 1 गुने का 8 होगा, प्लस का 8 माइनस का 8। ठीक है, अब हमें क्या करना, 8 एकम का 8 होगा, प्लस का 8 होगा, माइनस का 8 होगा। अब 8 8 16, 16 में 8 घटा देंगे 8। बोले तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे देखो। यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है आप सभी से कि निरंतर 300 वर्षों में महीने की 31 तारीख कितनी बार आएगी। देखो अगर हमारी बातों को समझते हो इस तरह से, जैसे कि सबसे पहले समझना कि एक साल में यानी एक ईयर में 31 तारीख वाले कितने महीने होता है, तो वह 7 माह होता है। हमारी बातों को ध्यान से समझना, एक साल में 31 महीने वाले कितने महीने होते हैं, 31 तारीख वाले कितने महीने होते हैं, 7 माह होते हैं। ठीक है, अब कह रहा है 300 वर्ष में, यानी 300 वर्ष गुने का 7 करेंगे, यानी 7 का 2100, यानी 2100। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। कितने बार आएगा, तो 2100 बार आएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। 18 नंबर का प्रश्न समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हर एग्जाम में पूछे जाने वाले
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितना है, काउंट ऑफ ट्रायंगल, हमें इन दोनों आकृति में त्रिभुज काउंट करना है। अब समझो इस प्रश्नों को सिंपल तरीका से 5 सेकंड में कैसे सोल्व करोगे, 5 के इसको 2 सेकंड में सोल्व कर लोगे। समझना इस पहले ये बात को, हमारी बातों को ये बात समझना कि जब भी त्रिभुज के अंदर हमें त्रिभुज काउंट करना हो, त्रिभुज के अंदर चाहे जितने भी त्रिभुज दे दिया जाए, काउंट करना होता है सिंपल तरीका से। इसमें काउंट कर लो कि कितने छोटे छोटे त्रिभुज हैं, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज। अब सभी को जोड़ दो, देखो 4 3 7 और 7 और 2 यहाँ पे क्या होगा 9 और 9 1 10, यानी ओवरऑल त्रिभुज की संख्या कितना है, तो यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे 10 है। अब उसी प्रकार यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे अगर हम देखने वाली बात करें तो यहाँ भी क्या है, यही आकृति है। अब इसमें भी हमें क्या करना है, तो छोटे छोटे त्रिभुज काउंट करो, 1 2 3 4, ठीक है। अब आप लोग क्या करो, तो इसको जोड़ दो, देखो 4 3 7, 7 और 2 कितना होगा 9 और 9 1 10, यानी ओवरऑल इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितना है 10। यहाँ भी देखो 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो 2 1 3 3 3 6 और 6 4 10, यानी इसमें भी 10, यानी 10 और 10 20। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। कितना त्रिभुज है भाई, तो ओवरऑल 20 त्रिभुज है, ठीक है। समझ पा रहे हो, तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना 19 नंबर का प्रश्न क्या है, कह रहा है विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें एक्स से चिन्हित आकृति समाहित है, यानी सम्मिलित है। यानी हमें बताना है कि ये आकृति जो है ना, वह कौन सा ऑप्शन में समाहित है, ये पता करना है। जैसे देखो अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन ए में कहीं दिख रहा है नहीं, ऑप्शन सी में नहीं, ऑप्शन का बी में नहीं। अब हमें यहाँ पे पता चला कि देखो यहाँ पे इस तरह से तीर दिया गया है। अब ऑप्शन डी में ढूंढना है तीर, तो देखो कहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे इस तरह से बन रहा है बिल्कुल। फिर एक इधर से एक रेखा गया, एक रेखा इधर से, यहाँ पे भी देखो एक रेखा इधर से गया और एक रेखा इधर से गया, गया है ना। फिर यहाँ पे इस तरह से ऐसे मिल गए, यहाँ पे मिल गया, यानी यहाँ पे देखो इस तरह से ऐसे आया है और फिर यहाँ पे तीर ऐसे बन गया, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे। देखो 20 नंबर का प्रश्न समझना, और यह प्रश्न जो है आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। कह रहा है दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज बताना है कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, ठीक है। और सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि सर जी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक है। और क्लास को लाइक कर देना, शेयर करना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि प्रतिदिन का अपडेट आप सभी को मिलता रहे, ठीक है। तो मिलेंगे आप सभी को नेक्स्ट क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।